एल्काट्राज है, दुनिया का सबसे सिक्योर प्रिजन, और आज मैं यहीं से एस्केप करने की कोशिश करूंगा। ये अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं इसे स्पेसिफिक तरीके से करूंगा, उन्हीं 3 डेयरिंग प्रिजनर्स के वही एग्जैक्ट सेम एक्शंस रिक्रिएट करके। ये काफी टाइट है। जब उन्होंने अपना साल भर का प्लान एग्जीक्यूट किया, जिसे कई लोग अब तक का सबसे इंजीनियस प्रिजन एस्केप मानते हैं, तो इसे करने के लिए उन्होंने मुझे पूरे प्रिजन का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया, क्योंकि हमारा गोल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स मिलाकर यूज करना, ताकि हम पता कर पाएं कि वो तीनों सच में सेफली किनारे तक पहुंचे थे। गाइस, अब हम राफ्ट में नहीं है, या वो हमेशा के लिए सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे शार्क भरे पानी में गायब हो गए। मुझे नहीं लगता हम बचेंगे। हम पहुंच जाएंगे। यकीन नहीं होता कि वो लोग रोज 23 घंटे इस छोटे से सेल में बिताते थे। 11 जून 1962 की रात 9:30 बजे ये वही जेल सेल थी जो ड्यूटी पर मौजूद किसी भी गार्ड को बिल्कुल यूजुअल लगी होगी, सिवाय उन 3 प्रिजनर्स के जो इस आइलैंड पर बंद थे, क्योंकि उसी रात उन तीनों ने लगभग 1 साल की बारीक तैयारी के बाद आखिर भागने की कोशिश करने का फैसला किया था। लेकिन इसे सक्सेसफुल करने के लिए इस सेल से शुरू करके उन्हें अपने 6 स्टेप वाले एस्केप प्लान को बिल्कुल परफेक्ट करना था, जेल से बाहर निकलने, पानी और खाड़ी पार करके फ्रीडम तक पहुंचने में। इसके लिए कई जीनियस आइडियाज चाहिए थे। खुदाई छुपाने के लिए नकली वेंट्स, साबुन को शेप देके बने नकली बोल्ट, और जेल के रेनकोट से बनाई खुद की राफ्ट। पर इन सभी 6 क्रिटिकल स्टेप्स की शुरुआत यहीं हुई, लाइट्स ऑफ के थोड़ी देर बाद रात 9:35 पर एक डीकॉय मोमेंट से, क्योंकि सुबह के रोल कॉल तक उनके उठने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए रात में जब गार्ड कई बार हेड काउंट करने के लिए आए, तो पहले बिस्तर देखकर शक ना पैदा हो, इसलिए एक तरीका चाहिए था। तो उन्होंने अपनी पिलो पर ऐसे नकली सिर रखे थे, 2 महीने में सोप, कंक्रीट की धूल, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और असली बाल से बनाए हुए। थोड़ा क्रीपी है, ये दिखाता है कि हेड्स कितने रियल हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल की सेल में हूं और कोने में सोया हुआ कोई आदमी दिख रहा है। बस एक चीज मिसिंग है, खर्राटे। वैसे बताना जरूरी है, वो तीनों एवरेज प्रिजनर्स नहीं थे। फ्रैंक मॉरिस का IQ 130 था और वही असली मास्टरमाइंड था जिसने सब प्लान किया था। ब्रदर्स जॉन और क्लैरेंस एंगलिन फ्रैंक जितने स्मार्ट नहीं थे, पर काफी रिसोर्सफुल थे और टूल्स चलाना जानते थे। तीनों पहले भी दूसरी जेलों से भाग चुके थे, इसलिए उन्हें एल्काट्राज भेज दिया गया। वहाँ पिछले 28 साल में कोई सक्सेसफुल एस्केप नहीं कर पाया था, इसलिए उनके जुगाड़ प्रिजन इंजीनियरिंग के हर पहलू को समझने और उसकी कदर करने के लिए मुझे उनके एस्केप के सारे स्टेप्स फिर से रिक्रिएट करने पड़े। तो मैंने जॉनी हैरिस और क्लियो एब्रम्स के साथ अपनी खुद की प्रिजन ब्रेक टीम बनाई। क्लियो मास्टरमाइंड होंगी और जॉनी और मैं थोड़े कम समझ वाले दोनों ब्रदर्स होंगे। ये अच्छा लग रहा है। तो हमने वही एग्जैक्ट सामान इकट्ठा कर लिया जो उनके पास था। पहले कभी फेक आर्ट नहीं बनाया, पर लगता है ये कर लेंगे। और पहला टेस्ट स्टार्ट किया। मैं नाक बनाऊंगी। मैं मिक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या मिक्स कर रहे हो? जब आर्ट्स और क्राफ्ट की बात हो, ये अच्छा आइडिया है। कहना फेयर होगा। बस तुम्हारा फेस चाहिए। इस टीम के पास एक्सपीरियंस की कमी थी। ये मार्क रॉबर है हैट के साथ। फिर भी मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे बने हैं। ये अमेजिंग है। क्योंकि असल में बस ब्रुक, हमारी आर्ट डायरेक्टर को लाना काफी निकला। किससे शुरू करना है तुम्हें? मैं शुरू करूंगी। ओह माय गॉड। ओह ब्रुक, हमें हेल्प चाहिए। और ब्रुक की हेल्प से हम असल फरार लोगों के बराबर आ गए, क्योंकि उनमें से एक ब्रदर क्लैरेंस एंगलिन मेंटेनेंस करता था और शौक से पेंट करता था, तो उसने ही ये किया था। वहीं उसका भाई जॉन बार्बर शॉप में काम करता था, तो उन्होंने जो एक्चुअल ह्यूमन हेयर यूज किए वो जॉन ले आया था। हेलो। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? ये रहा मार्क। ओह माय गॉड। परफेक्ट कॉपी बनाने के बाद हमने अपना स्किल टेस्ट किया प्रिजन गार्ड बैम पर, प्रिजनर चेक। जिसे बताया गया था कि हम तीनों बिस्तर पर सो रहे हैं, पर हमारा आउटकम उन लोगों से बिल्कुल अलग निकला। मैंने कहा था ना जॉनी। लगभग काम हो गया था। तुम्हारी आंखें इतने खुली हुई क्यों हैं? जिससे ये पता चलता है कि वो तीनों कोई एवरेज प्रिजनर नहीं थे। ठीक है, अगला टेस्ट। उनका डाइवर्जन 9:37 PM पर सेट था। फिर भी उन्होंने कुछ टूल लिए और उस दीवार के छेद से निकल गए जिसे उन्होंने पिछले 6 महीने में छुप के खोदा था। तो यही वो एक्चुअल होल है जिससे वो क्रॉल करके भागे थे। जैसा दिख रहा है ये ज्यादा बड़ा नहीं है। वाह, ये तो बहुत टाइट है। आओ! खुद को हेड स्टार्ट देने के लिए उन्होंने हर सिंक के नीचे प्रेजेंट एयर वेंट के होल को बड़ा करने का डिसाइड किया। और क्योंकि उनके पास पावर टूल्स तो थे नहीं, उन्हें थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ा। उन्होंने कैफेटेरिया से चोरी किए हुए स्पून्स के गोल हिस्से हटाकर उन्हें छोटे छोटे पिक्स में बदल दिया। इसमें एक्चुअल में कितनी मेहनत लगेगी ये समझने के लिए मेरी जेल ब्रेक टीम ने क्रंच लैब्स में उसी तरह का कंक्रीट यूज करके एक रेप्लिका सेल बनाया और काम शुरू किया। मेरी उंगलियां थकने लग गई हैं, लेकिन अभी सिर्फ 30 सेकंड हुए। बहुत सॉफ्ट हो।
हमें तुरंत पता चल गया कि इसमें महीनों क्यों लगे होंगे। जेल तोड़ना मुश्किल है। बहुत मेहनत से खुरच कर इतना बड़ा होल बनाया गया कि वो उससे बाहर निकल सके। सॉरी। तो सवाल ये है, आप अपने डिगिंग के प्रोग्रेस को कैसे कवर करोगे ताकि गार्ड्स रूटीन रूम इंस्पेक्शंस में ये पकड़ ना लें? इसका जवाब जानने के लिए मैं जेल आर्काइव्स गया और अपने अच्छे दोस्त एडम सैवेज से कैसे मिला। हो? कैसे हो? क्योंकि वो इस टॉपिक के मिथ्स तोड़ने में काफी माहिर है। हमें नहीं पता था कि उस असली चीज के कुछ हिस्से अब भी मौजूद है। जब हमने कॉल किया और तो उन्होंने कहा कि हाँ आओ ना, हम तुम्हें दिखा सकते हैं। सबसे पहले उसने मुझे ये दिखाया। असल में उन्होंने सिर्फ कार्डबोर्ड, नोटबुक कवर और साबुन से एक बिल्कुल रियल दिखने वाला वेंट कवर बनाया और मेंटेनेंस शेड से चुराई हुई स्पेयर पेंट से उसे प्रिजन ग्रीन कर दिया। मेकर की नजर से ये एक मास्टरपीस है। हाँ। इसे ऐसे होम ग्रोन मटेरियल से बनाना जो तुम जेल की शॉप से उठा के लाते हो और फिर इतना कंक्रीट जैसा दिखने वाला, सच में कमाल है। वापस जेल में हम यहाँ थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे थे, पर ये बिल्कुल भी शांति वाला काम नहीं था। हमारे 3 भागने वालों को भी यही दिक्कत हुई और उन्होंने एक काफी चालाक सॉल्यूशन निकाला। हर शाम 5:30 से 7 तक सबके लिए म्यूजिक आवर होता था। तो उनमें से एक जोर से अकॉर्डियन बजाता, एक मेकशिफ्ट पेरिस्कोप से गार्ड को देखता और तीसरा दीवार खुरचता रहता। और ये नॉइज मैनेजमेंट सिस्टम काफी इफेक्टिव निकला। ओह माय गॉड, ये कितना लाउड है। हम अल्काट्राज से भाग रहे हैं। ये जोर से मत बोलो, sorry, गार्ड्स sorry. को पता चल जाएगा। हमारी कोशिशों से साफ हो गया था कि हेडलेस स्पून से कंक्रीट खोदना बेहद धीमा काम है और यकीनन यही बात फ्रैंक मॉरिस, जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने भी समझी होगी, क्योंकि उसे आखिर में मेंटेनेंस वाला एक पुराना वैक्यूम मिल गया, बिल्कुल ऐसा ही मॉडल जैसा ये है। और फिर ऊपर का शेल हटाकर फैन असेंबली निकालो तो आपको मिलता है, हमारे पास मॉडिफाइड पावर ड्रिल है। इससे हमारा काम थोड़ा फास्ट होगा। सबके सेल में पावर आउटलेट थे जिससे वो इलेक्ट्रिक शेवर जैसी चीजें चला पाते थे और इस केस में जुगाड़ से बने पावर ड्रिल्स। तो अकॉर्डियन फिर से नॉइस कवर कर रहा था। ये हमने एक बेटर तरीका अपनाया, कुछ होल ड्रिल किए और फिर चम्मच से होल्स के बीच बचा हुआ सारा मटेरियल निकाल दिया। और हाँ, इससे हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ तो गई, लेकिन साफ था कि ये काम फिर भी हफ्तों लेगा, जबकि मुझे तो बस क्रॉल थ्रू टेस्ट तक पहुंचना था। तो आखिरकार मैंने हाथ खड़े कर दिए और एयर हैमर यूज किया जो उनके पास बिल्कुल नहीं था, जब तक होल उनके सेल के होल जितना एग्जैक्ट सेम साइज नहीं हो गया। जरा देखो तो उन्हें कितना सारा कंक्रीट हटाना पड़ा होगा इस जगह से, है ना? और हमें लगता है उन्होंने सब अपनी जेब में रख लिया और है। फिर यार्ड में फेंक दिया। हाँ, पर एक्चुअली वो जिस साइज के होल से निकले वो बस इतना था। मुझे फ्रीडम की खुशबू आ रही है। तो पता चला कि वो लोग लगभग 135 पाउंड थे। तो ये छोटे डूड्स हैं। वो काफी छोटे थे। पता नहीं मेरा सिर यहाँ से निकल पाएगा तुम भी या कहाँ नहीं। हेड पहले, अब मुझे खुद निकलना होगा। ओह शिट, ओह ये हो ही नहीं सकता। चलो उसे ओके, पुश ठीक है। करें। नहीं, ये यहाँ से निकल ही नहीं सकता। इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। जॉनी ने तरीका बदल दिया, उसने फीट फर्स्ट अप्रोच अपनाया। ओह ये जा ही नहीं रहा, मुझे वैसलीन चाहिए। मतलब अब सब कुछ क्लियो पर आ गया। मैं ये कर लूंगी। ओह माय गॉड, वो कर रही है। ओह माय गॉड, वो कर रही है। उसने कर दिखाया, हम फ्री हैं। ये जल्दी हेल्प भेजो प्लीज। क्लियो, क्लियो ब्रो, वो तो निकल ही गई। वाओ, ओके वेल, तुम टिक टैक टो खेलना चाहते हो, है ना? नहीं यार। वापस हमारे प्रिजनर्स के पास स्टेप 2 हो चुका था। 9:48 PM पर वो सेल्स के बीच एक तरह से सीक्रेट पैसेज में थे। प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें चुपचाप ऊपर स्टेप 3 तक जाना था, जो उनसे 4 फ्लोर ऊपर था। ये रहे होल्स, वो यहीं क्रॉल करके यूटिलिटी एरिया में निकले थे, जो ऑनेस्टली काफी स्पेशियस था। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि उन्हें लॉफ्ट तक पहुंचना था और वहां कई ऐसी पाइप थी जो सीढ़ी की तरह ऊपर तक ले जाती थी। यहीं पर ये क्रेजी है। ये सेल ब्लॉक की छत थी, पर जब वो रात को पहुंचे तो पहले से ही होममेड लाइफ राफ्ट, लाइफ वेस्ट, होममेड पैडल और मेकशिफ्ट फ्लैशलाइट्स वहीं तैयार थीं, क्योंकि वो पहली बार वहां ऊपर नहीं आए थे। वो महीनों से चुपके ऊपर आते रहे, वही डिकॉय हेड्स और फेक वेंट कवर्स यूज करते हुए हर रात अपने हिडन होममेड टूल्स ऊपर ले जाते और भागने की तैयारी करते। और उन्हें ये जगह इसलिए पता थी क्योंकि उनमें से एक को दिन के कुछ घंटे वही काम असाइन किया गया था। सीलिंग पेंट करना और जनरल मेंटेनेंस करना बिल्कुल हॉल के उस पार
गार्ड्स की निगरानी में। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। हर दिन वो नीचे के फ्लोर्स पे थोड़ा थोड़ा डस्ट झाड़ू से गिरा देते थे। जब गार्ड्स और बाकी प्रिजनर्स गंदगी की शिकायत करने लगे तो उसने एक सिंपल सोल्यूशन प्रपोज किया। उन जगहों पर ब्लैंकेट्स टांग दो ताकि धूल नीचे ना गिरे, और ऐसे ही उन्होंने अपना छोटा प्राइवेट वर्कशॉप बना लिया। तो जाहिर है जैसे ही उन्होंने ब्लैंकेट्स टांग दिए, इसका मतलब था कि वो यहाँ महीनों तक अनडिटेक्टेड काम कर सकते थे। हर रात ऊपर आकर थोड़ा काम करना और सुबह होते ही नीचे वापस क्रॉल करके चले जाना। फ्रैंक मॉरिस असली मास्टरमाइंड, एब्सोल्यूट जीनियस था, और इसलिए दिन में वो जानबूझकर धीरे धीरे काम करते थे। महीनों लग जाते और पूरा सीलिंग भी पेंट नहीं होता। ओह ये कूल है। तो आप सच में देख सकते हो वो कितनी दूर गया था बस अपने आप को ज्यादा टाइम देने के लिए। फ्रैंक लाइब्रेरी में काम करता था तो उसे पॉपुलर मैकेनिक्स जैसे मैगजीन मिलते थे। वहीं उसने पेडल डिजाइन करना और राफ्ट और लाइफ प्रिजर्वर बनाना सीखा, जो 50 से ज्यादा आर्मी रेनकोट से बने थे, जिन्हें उन्होंने दूसरों से उधार या चुरा लिया था। और ध्यान रहे ये काम करने की कंडीशंस बिल्कुल आइडियल नहीं थी। ऊपर जो भी नॉइज होगा उसका एको पूरे प्रिजन में गूंजेगा। और ऊपर से यही जगह थी जहां गार्ड्स थॉमसन सब मशीन गन्स लेकर आगे पीछे पेट्रोल करते थे और सभी प्रिजनर्स पर नजर रखते थे। कमाल है कि सिर्फ 15 फीट दूर ये लोग सच में अपना भागने का तरीका फैब्रिकेट कर रहे थे। और अब जब उन्होंने स्टेप 3 पूरा कर लिया था और अपने सारे सामान के साथ छत पर जाने के लिए तैयार थे, तो अब हमारी बारी थी वही करने की, असली राफ्ट्स बनाकर जिनसे हम अपनी एस्केप की कोशिश करने वाले थे। तो अब हम लॉफ्ट में हैं। हम सेल से बाहर तो आ गए हैं, पर असली सवाल है इस ठंडे शार्क भरे पानी से कैसे बाहर निकलें। मजेदार बात यह है कि उनके पास पॉपुलर मैकेनिक्स जैसी मैगजीन थी और अंदर बताया था कैसे घर पर लाइफ प्रिजर्वर बनाते हैं। क्या बात है। यानी तुम्हारा लाइफ प्रिजर्वर जरूरत पड़ी तो ये कैसे काम करेगा? ये चीज मुझे अब तक की सबसे नॉनसेंसिकल लगी। ये लाइफ वेस्ट का बहुत ही रिफाइंड कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है वो शो ऑफ कर ये रहे लोग थे। एब्सोल्युटली शो ऑफ कर रहे थे। मतलब एक फोम का टुकड़ा और एक मिल्क जग ले लो तो वो वही काम सही। कर रहा है। क्या ये राफ्ट है? हमारी थ्योरी ये है कि उन्होंने 4 ट्यूब बनाई, फिर पता चला दूसरा छोटा चाहिए ही नहीं तो उसे लंबा ट्रायंगल बना दिया। ये ट्यूब्स लगभग 14 फुट की हैं क्या? हाँ। वो यॉट हुआ। वो इंस्ट्रक्शंस असल में उसी मटेरियल के लिए थे जो रेन जैकेट में टिपिकली मिलता है। तो इन लोगों ने लगभग 56 ऐसे इकट्ठे कर लिए। उन्होंने लाइफ प्रिजर्वर्स और एक राफ्ट बनाया जो हम अभी बनाने वाले हैं। ये लोग बहुत स्मार्ट थे। जैसे मैं गायवर स्टेरॉइड्स पर हो। चलो करते हैं। हमें एक रोल रबराइज्ड कैनवस मिला जो जेल की रेन जैकेट जैसा था, और उसे हमने रेन जैकेट साइज स्ट्रिप्स में काट दिया। ओह yeah! वाह कितना सैटिस्फाइंग सैटिस्फाइंग है। फ्लो। वाओ। ओह ये काफी अनसैटिस्फाइंग था। फिर हमने उस टाइम का एक्यूरेट रबर सीमेंट यूज करके सेगमेंट्स को 2.5 इंच सीम से चिपका। हमारी जान इस सीम्स पे टिकी है। अगर इनमें से एक भी लीक हुई। मेरा एप्लीकेटर पहले ही टूट गया। और एप्लीकेटर्स हैं क्या? और फिर पूरी तरह सील कर दिया। मैलेट उठा लो ब्रो। थोड़ा हैमर मार के। और अगर ये बहुत लाउड लग रहा है तो टेंशन मत लो, मैं इसे कवर करता हूँ। हम एक अकॉर्डियन ले आए। गार्ड्स को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जोर से और जोर से। फिर हमने उसे रोल करके एंड्स सील कर दिए। आखिरी टेस्ट था कि क्या हम उसे वही सीक्रेट वेपन से फुला पाएंगे जो एस्केपीज ने यूज किया था। ओह यस। उन्होंने एक अकॉर्डियन लेकर उसे एयर पंप बना दिया। ऐसे लो हो गया। लो हो गया, देखो। ओके। हमारी जान इसी मोमेंट पर टिकी है। ये वही राफ्ट है जिससे हम शार्क भरे एल्कोट्रेस पानी को क्रॉस कर पाएंगे। चलो चलते हैं। ओह माय गॉड ये काम कर रहा है। ये काम कर रहा है। करते रहो करते रहो। और करीब 37 स्क्वीकी पंप्स में राफ्ट पूरा फूल गया। अकॉर्डियन असल में एक अनसंग हीरो है। या यूं बात तो कहो, सही है। थोड़ा बहुत संग तो है ही। हाँ, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लीक है क्या? सुनो, क्या ये पूरी तरह एयर टाइट है? सब सही है। क्लियो की खुशी से साफ था कि बस वही तरीका 2 बार और दोहराओ तो एक फुल्ली फंक्शनल राफ्ट बन जाएगा। अगला स्टेप था कैदियों का छत पर पहुंचना, पर उससे पहले उनके टूल्स देखना जरूरी है। भले उनके पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, पर उनकी सोच बिल्कुल इंजीनियर जैसी थी, क्योंकि वो हार मानने वाले प्रॉब्लम सॉल्वर थे। और मेरे लिए यही असली थिंक लाइक एन इंजीनियर है, और ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी स्किल है। हर क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स के साइड पर ये लिखा है, जो हर महीने आपके दरवाजे तक आता है, जहां हम साथ में एक मजेदार टॉय बनाते हैं और फिर उसे चलाने वाली फैसिनेटिंग फिजिक्स सीखते हैं। पर सबसे बेस्ट पार्ट है बिल्कुल वैसे जैसा मैं अपने YouTube वीडियोस में करता हूँ। हम वेजिटेबल्स हाइड करते हैं। तो तुम रेजिलियंस जैसी जरूरी लाइफ स्किल सीख रहे हो, और इस जर्नी का हर स्टेप वाकई में मजेदार है। उसके ऊपर हर महीने तुम्हारे बॉक्स में प्लैटिनम टिकट का चांस होता है, और अगर वो तुम्हें मिल गया
तो फिर तुम एक दिन के लिए क्रंच लैब्स आकर मेरे और मेरी टीम के साथ बिल्ड करोगे। तो अगर तुम एक बच्चे हो और क्रिसमस लिस्ट में कुछ सबसे ऊपर रखना चाहते हो या हाउस होल्ड हीरो बनना हो तो crunchlabs.com पर जाओ। हॉलिडे स्पेशल में हम 2 फ्री बॉक्स दे रहे हैं। और हाँ, हमने हमारी क्रिएटिव इंजीनियरिंग सब्सक्रिप्शन बॉक्स की ट्रिलॉजी अब कंप्लीट कर ली है और ये अब 6 से 106 साल तक के लिए अवेलेबल है। रात के 10:45 हो रहे हैं। हमारे एस्केपीज अब अपने प्लान के स्टेप 4 पर थे, वेंट से रूफ पर जाने के लिए तैयार। यही वो वेंट है जिससे वो निकले थे। पहले उन्होंने वेंट बंद रखने वाला बोल्ट काट के उसकी जगह साबुन का नकली बोल्ट लगा दिया था, जिसे असली जैसा पेंट कर दिया था। उन्होंने पहले ही एक रेस्ट्रिक्शन बार को मोड़ दिया था जो इंसान को वेंटिलेशन पाइप के अंदर जाने से रोकने के लिए लगाई गई थी, और ये उन्होंने एक जबरदस्त होममेड बार स्प्रेडर से किया था जिसमें 2 उल्टी दिशा में थ्रेडेड बोल्ट्स थे और बीच में एक थ्रेडेड टर्न बकल लगा था। तो जब उन्होंने अपने होममेड रेंच से टर्न बकल टाइट किया तो दोनों बोल्ट हेड धीरे धीरे उस बार को दबाते गए। जब जगह बन गई तो वो उसके पार निकल गए। तो उन्होंने रास्ता तोड़ा, मेटल वेंट को ऊपर धकेला, राफ्ट को बाहर निकाला और फिर छत पर क्रॉल करते हुए पहुंचे अपनी आजादी की तरफ। हमें ठीक ठाक पता है कि वो कब छत पर पहुंचे, क्योंकि एक गार्ड और कई कैदियों ने उसी वक्त एक जोरदार धमाका सुनने की रिपोर्ट दी थी। अगर तुम्हें ये चीज ऊपर से धकेलनी पड़े और वो छत पर गिरे तो जाहिर है काफी जोर की आवाज आएगी, काफी लाउड है। इमेजिन करो वो तीनों छत पर आ गए हैं, राफ्ट साथ है, वो किनारे की तरफ भाग रहे हैं, पीछे सैन फ्रांसिस्को सिटी है, लेफ्ट में गोल्डन गेट ब्रिज है और उन्हें पता है कि कुछ ही घंटों में या तो वो ठंडे पानी में डूबेंगे या फिर उन्हें पूरी आजादी मिलेगी। या तो ये होगा या वो। तो वो छत के किनारे आए, पाइप से नीचे उतरे, एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए वाटर टावर के पास से पावर स्टेशन तक गए। अब इस रास्ते की सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्हें 2 अलग अलग 12 फुट ऊंची बार्ब्ड वायर फेंसेस पार करनी थी, वो भी अपने सारे सामान के साथ। और ये सब बिना पकड़े गए, क्योंकि टावर पर मौजूद आर्म्ड गार्ड्स को ऑर्डर था कि जो भी प्रिजनर भागने की कोशिश करे उसे देखते ही शूट कर दो। और एस्केप का आखिरी हिस्सा बड़ी चालाकी से ऐसा चुना गया था जहां गार्ड टावर से कोई उन्हें देख नहीं सकता था। वहीं से वो इस ढलान से नीचे उतरे और सीधा यहीं पानी में उतर गए। ये बीच उनके लिए पहुंचने में आसान जगह तो नहीं थी, पर मास्टरमाइंड फ्रैंक ने इसे खास इसलिए चुना क्योंकि ये गार्ड टावर की सारी सर्च लाइट्स की ब्लाइंड स्पॉट में थी। तो जब वो पानी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अपने राफ्ट्स इन्फ्लेट किए, वो अकॉर्डियन जो उन्होंने मॉडिफाई करके एयर पंप बना लिया था, और फिर एंजल आइलैंड की तरफ निकल पड़े। तो ये समझने के लिए कि क्या ये वाकई एक होममेड राफ्ट से पॉसिबल हो सकता है, हमने भी अपनी खुद की राफ्ट लॉन्च की, उसी जैसे एक बीच लोकेशन से जैसी उन्होंने चुनी गो थी। गो 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 गो, ध्यान से नहीं तो ये टूट जाएगा। बस यही है गाइस, ये काम करना ही चाहिए। ठीक है, अब टाइम है म्यूजिक प्ले करने का। अंदर जाओ। मैं पकड़ती हूँ, तू पंप करो। जॉनी, क्यों ना तुम दूसरी तरफ से मुंह से भरना शुरू कर दो। ठीक है, सोचो तुम यहाँ बीच पे होते, यानी गार्ड्स कभी भी आ सकते हैं। जोर से फूंक मारो जॉनी। मैं कोशिश कर रहा Come हूँ। on, जॉनी। ये इजी नहीं है। ग्लू जैसा टेस्ट है। ओह नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। चलो इसे पहन लो, आंखें संभाल के। ओह शिट, ये टूट गया। पर काम कर रहा है। यहाँ तक और वर्कआउट हो रहा गाइस, है। मेरा हो ही गया। ये वाला भर गया है। हाँ, मेरा भी हो गया। ये टिकेगा नहीं, सबसे पहले मैं इसे ही छोड़ूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो चलते हैं। गो 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 गो। ठीक है, क्लियो 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 क्लियो, जरा संभल कर उन सीम्स पर संभल कर। ये तैर रहा है। चलो चले, चलो ओके। चलो मार्क। हम फ्री हो गए। अब तुम देखोगे कि यहाँ पूरी तरह अंधेरा नहीं है, जबकि हमें पता है कि उन्होंने अपनी राफ्ट शाम को लाइट्स आउट होने के बाद लॉन्च की थी, क्योंकि हमने खुद कुछ टेस्ट किए। 20 जीपीएस डिवाइसेस को वाटरप्रूफ कंटेनर्स में डालकर ड्रिफ्टवुड से बांधा और फिर उन्हें लॉन्च स्पॉट्स के पास अलग अलग टाइट टाइमिंग्स पर पानी में फेंका और फिर ट्रैक किया कि आखिर वो कहाँ जाकर पहुंचे। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले जिनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओह, यहाँ कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है। हाँ, रुको, कुछ तो मैंने है। इसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, मैं इस तरफ जाना है। हाँ, जरूरी अभी नहीं है, लेकिन ठीक है। क्योंकि ड्रिफ्टवुड लॉग्स जिस स्ट्रॉन्ग करंट में फंस गए थे उनमें से कोई भी अपने असली डेस्टिनेशन एंजल आइलैंड तक पहुंच ही नहीं पाया, चाहे वो हाई टाइड का टाइम हो या लो टाइड का। असल में जितने भी लॉग्स हमने पानी में फेंके उनमें से सिर्फ कुछ ही जमीन तक पहुंच पाए, वो भी एक परफेक्ट 30 मिनट टाइडल विंडो में, यहीं पास गोल्डन गेट ब्रिज के ठीक बगल में। और ये बात शायद फ्रैंक को भी पता थी। उसने पानी में टाइड्स के साथ बहते मलबे को देखकर ये समझ लिया था, मतलब एंजल आइलैंड जाने वाली सारी बातें बस ध्यान भटकाने के लिए थी। उनका असली प्लान तो हमेशा से यहीं लैंड करने का था। तो अपनी एस्केप के सफल होने के चांसेस बढ़ाने के लिए हमने भी अपने दिन की टाइड्स के हिसाब से वही परफेक्ट 30 मिनट टाइडल विंडो चुना और उसी वक्त पानी में उतरे। फ्रीडम की तरफ पेडल करो दोस्तों। यार टाइड बस हमें खींच रही है। देखो, हम जा रहे हैं। हम बहुत तेज जा रहे हैं मैन। गाइस, ये तो एपिक है सच में, इसे देखो, बस ये देखते रहो। वाओ, मजा आ रहा है। चलो, हम गोल्डन ब्रिज जा रहे हैं। चारों तरफ देखो, कमाल का नजारा है। हम आजाद है गाइस। ओ माय गॉश, वाओ, ये अमेजिंग है। जॉनी,
पैडल। सॉरी, एक सेकेंड। हम काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन जैसे ही पुल तक के रास्ते का लगभग चौथाई हिस्सा तय किया, वेव्स का साइज अचानक बहुत बढ़ गया। बड़ी वेव्स! ओ, ये सारी वेव्स बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी waves है। वेव्स हैं। वाओ! अरे यार, मुझे जल्दी ही चक्कर आने लगे, तो मैंने पैडल छोड़ दिया और एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। अब इस स्टेज पर सब कुछ करंट पर ही निर्भर है। पैडल मारना बिल्कुल बेकार है। अब बस सरवाइव करना और करंट में तैरते जाना है। आप हाँ, देख सही सकते कह हैं रहे मेरा आधा शरीर पानी के अंदर डूबा हुआ है। मैं पूरी तरह इसमें फंसा हुआ हूँ। मैं हिल नहीं पा रहा। हम असल में एक बड़े लाइफ प्रिजर्वर में बैठे हैं जैसे दुनिया की सबसे खतरनाक वाटर बेड। और चारों तरफ शार्क्स तैर रही हैं। और ये सच में चिंता की बात थी। ये एल्काट्राज के किनारे की एक्चुअल क्लिप है। एक ग्रेट व्हाइट शार्क सील को हंट कर रही है। असल में जब मैं लोकेशन स्काउट कर रहा था और कैदी अपना राफ्ट लॉन्च कर रहे थे, मैंने किनारे के पास एक और सील देखी। पता है सील्स कौन खाता है? शार्क्स। और हालात और खराब थे, क्योंकि मुझे पता था कि इस एरिया में ग्रेट व्हाइट ज्यादातर सुबह और शाम को हंट करती हैं। इससे सच में एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वो कितना कमाल का था और कैसे किया होगा। तुम्हें क्या लगता है इतना आगे आकर उन्हें कैसा लगा होगा? विक्टोरियस। ये तो जीत है। हाँ, पर अभी पूरा फ्री नहीं है। बड़ी वेव्स! ओह माय गॉड! ये 6 फुट वाली हैं। इन पर व्हाइट कैप्स है। लिटरल व्हाइट कैप्स हैं। ओह माय ओह गॉड! माय गॉड! हम पलटने वाले थे। समंदर में काफी उथल पुथल है। खराब पानी के बावजूद हमारी ग्रेट एस्केप ठीक चल रही थी, जब तक राफ्ट की हवा निकलने नहीं लगी। कहीं से हवा निकल रही है। ये ठीक नहीं है। जरा भी प्रेशर डाला तो इसमें पानी भर रहा है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं इसे यहाँ मजबूती से पकड़ रहा हूँ ताकि ये लीक ना हो, और मैं सही इसे कह रहे इस तरफ पकड़ रहा हूँ। और क्योंकि हमारा ट्रस्टी अकॉर्डियन पंप किनारे पर रह गया था, हमें क्रिएटिव सोचना पड़ा। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी हवा और डालो। हम इस पर डिपेंडेंट है सच में। और बात और खराब हो गई। यहाँ हर तरफ पानी है। ये बाथटब ज्यादा लग रहा है। यार, यहाँ पानी तो कमर तक आ चुका है। ये लहरें बहुत ऊंची हैं और पानी भी बहुत ठंडा लेकिन है। एल्काट्राज पीछे छूटता जा रहा है और गोल्डन गेट ब्रिज और पास आ रहा है। हम बस पहुंचने वाले हैं। और ये अच्छी खबर थी, क्योंकि भले ही जॉनी बच जाए, लेकिन लग रहा था उसका डिनर शायद नहीं बचेगा। मैं उल्टी करने जॉनी, वाला हूँ। अब पैडल मारो। जॉनी, मुझे उल्टी आने वाली है। जॉनी, सॉरी। पैडल। हाँ, ठीक है। पैडल ठीक है। मारो। मैं पैडल कर रहा हूँ। मैं नहीं रुकने वाला। मैं हार जॉनी। नहीं मानने वाला। मैं जीत कर ही रहूंगा। जॉनी! मुझे उल्टी होने वाली है। ये फ्रीडम के लिए है। फ्रीडम के लिए। गो क्लियो! हाँ, कर रही हो। पैडल करने से और भी तेजी से डूबने हम डूब लगते नहीं हैं। रहे हैं, पर पता है, हमारे पास हिम्मत है। और अगर हिम्मत है तो फ्रीडम भी है। एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है। बहुत सारा जॉनी, पानी पैडल अंदर आ मारो। रहा है। असल में ये ट्रू है। हम ये Oh कर my सकते हैं God. गाइस, हम चलो, कर सकते हैं। चलो गाइस, ब्रिज सामने ही वो है। रहा ब्रिज। कर रही मुझे हूँ। दिखाई दे रहा है। एल्काट्राज पीछे छूट गया है। गाइस, अब हम राफ्ट में नहीं हैं। हम तो डायरेक्ट ओशन में हैं। हम नीचे जा रहे हैं क्या? हाँ। गाइस, जॉनी, अब पानी मेरी छाती तक आ चुका है। मेरा आधा हिस्सा पानी में ही है। हम पानी बहुत close ठंडा हैं। है। तुम ठीक हो? सच में हमारे साथ रहो, क्लियो। क्लियो! जॉनी को देखकर लगा उसके पास राफ्ट ठीक करने का प्लान है, पर असल में वो सर्वाइवल से ज्यादा कंटेंट के बारे में सोच रहा था। फिर से साथ है। तो ये सही वक्त है बताने का कि यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि दोनों के पास इनक्रेडिबल यूट्यूब चैनल्स हैं। जैसे क्लियो ने अभी एक वीडियो डाली है कि अगर कोई जायंट एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा हो तो हम असल में क्या कर सकते हैं। एक एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट सोच से ज्यादा खतरनाक होता है। जॉनी ने भी अभी एल चापो के मैक्सिको के इनफेमस प्रिजन एस्केप पर वीडियो डाला। अब तक का सबसे इनक्रेडिबल प्रिजन एस्केप, मतलब एल्काट्राज वाली चीज भी काफी कमाल की है। हम बहुत पास हैं। करंट हमें बाहर रहा है। बस पकड़े रहना गाइस, हम पकड़े। पहुंचने ही वाले मैंने हैं। पकड़ा है। करंट ने करीब 90% काम कर दिया था। अब आखिरी पुश लगाकर हमें फ्रीडम पाना था। जोर से धक्का दो। कम ऑन गाइस, कम ऑन। हम धक्का दे रहे हैं। चलो गाइस। ये सब मेरे जेल के दिए हुए जूतों के बिना काफी आसान होता। ये स्टील टो बूट्स बेकार है। ओह माय गॉड! चलो, हम पहुंच गए। हम फ्री हैं। ओह माय गॉड। जमीन, जमीन! ओह माय पहुंच गॉड, गए। हमने Oh कर my लिया। God, जमीन। हमने कर लिया। हम सच एल्काट्राज में। से फ्री हैं। हमने कर लिया। हम फ्री हैं। ओह, मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। हाँ। तो इन सब के बाद सवाल ये बचता है, क्या वो आखिरी कदम पार करके बच गए? अब पक्का जो पता है वो ये कि FBI ने उनके एस्केप के सबूत जैसे पैडल्स और लाइफ जैकेट्स इन 4 जगहों पर रिकवर किए। पर ये भी पता है कि हर रात सिर्फ 30 मिनट की विंडो होती है जब हाई टाइड का करंट तुम्हें एल्काट्राज से सेफली जमीन तक ले जा सकता है। उस टाइम के बाहर कोशिश करना मतलब हाइपोथर्मिया या डूबकर मर जाना। और मॉडर्न साइंस की मदद से हमें बिल्कुल पता था कि वो 30 मिनट विंडो कब है। तो उनकी भागने वाली रात के टाइड रिकॉर्ड चेक करने के बाद
उनकी वो जरूरी विंडो 11:30 से मिडनाइट के बीच निकली। FBI रिकॉर्ड के मुताबिक कोई डेटा ना होने के बावजूद चालाक फ्रैंक मॉरिस ने बिल्कुल उसी स्वीट स्पॉट पर 11:40 PM पर वो निकला था। इन सब के बावजूद रियलिस्टिकली बोलूं तो उनके बचने के चांसेस 50% से भी कम थे। लेकिन अगर कोई इन ऑड्स को हरा सकता था तो वो था सीरियल एस्केप आर्टिस्ट, जीनियस IQ वाला, असली बूटलेग प्रिजनर इंजीनियर फ्रैंक मॉरिस। इस साल अगर तुम अपने दिमाग के रेजिलियंस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और साथ में ढेर सारा फन भी करना चाहते हो तो जाओ crunchlabs.com पर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, जहां हम अभी हॉलिडे स्पेशल में 2 फ्री बॉक्सेस दे रहे हैं।